हेलो एवरीवन, यूपीएलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ समय में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम लोग ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, ऐसे क्या करें कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी फिनिश भी हो जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ इफेक्टिवली पूरा हो जाए। सिर्फ एग्ज़ाम सिलेबस हमने पूरा नहीं करना है, हमने उसको इस तरीके से पूरा करना है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हों। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और काफ़ी सारे टॉपर्स इसको रिकमेंड भी करते हैं, और ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं आपका, बिकॉज समय बहुत प्रेशियस है इस टाइम हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा एक बार बेसिक जान लो कि अभी आज 28 जुलाई है और आज ही जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा। आज से एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप होंगे, तो यू नीड टू बी रेडी नाउ। और 28 अगस्त तक जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की। उसके बाद 4 सितंबर तक आप लोग जो है वो अपना करेक्शन कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप सब जान चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसकी क्लैरिटी अभी आपको आ जाएगी, तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस हमको ये पता है कि हमारे पास 2 घंटे हैं, मतलब 120 मिनट है, और हमारे पास 150 क्वेश्चन हमको करने हैं। दिस मीन्स कि हमको बहुत जल्दी जो है आंसर्स को करना है, आंसर मार्क करने हैं। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमको बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू उसको बोलते हैं 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिलेबस। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको किसी यूट्यूब वीडियोस के इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, आपको सबसे पहले एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको सिलेबस देखना है अपना। आपको खुद से करनी है मेहनत, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। एंड अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो हाउ विल यू टीच? आप पढ़ाओगे कैसे दूसरों को? तो आप पहले खुद से पढ़ो, खुद से अपना सिलेबस खुद से पढ़ो, उसको कम्प्लीटली पढ़ो, उसको याद करो और देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें लिखे गए हैं। एक बार जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको PYQ देखने हैं। PYQ जो है कुछ वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं, अगर कोई बुक आती है तो आप वो देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जहाँ पे कि सिलेबस में जो है सब्जेक्ट वाइज जो है PYQs करवाए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी PYQs देख सकते हो। आपको इससे आइडिया मिलेगा कि जो GS है, 2 सब्जेक्ट, एक GS होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपकी GS में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट से आपके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है साइंस, या आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, बॉटनी जूलॉजी है, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी डेप्थ तक आपसे पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है। 10th लेवल का पूछा जा रहा है, 12th का पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन का पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जा रहा है, तो किस सब्जेक्ट से जो है आपके टॉपिक्स, जो किस टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने जब सिलेबस देखा, उसके बाद जब आपने PYQ देखा, तो आपको पता चला कि सिलेबस में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड करोगे रिसोर्सेज। चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे आपने सिलेबस देखा, उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर्स एग्जाम्पल, उसमें लिखा हुआ है पॉलिटी लिखा हुआ है। तो आपने देखना है, जब आप PYQ देखोगे आपको पता चलेगा हिस्ट्री में जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखना है कि पॉलिटी में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी तो बहुत बड़ी है, पॉलिटी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पॉलिटी में तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपको कितनी पॉलिटी पढ़नी है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और आप पॉलिटी के क्वेश्चंस भी सही करो। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में किस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप क्या क्या पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या सेंसस पढ़ना है, आपको पॉपुलेशन वाले टॉपिक पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर आपको कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने किस टाइप की करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। ठीक है, बुक्स पे फोकस करना है, या फिर कोई करंट इवेंट हुआ है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उस पर फोकस करना है, जो कि जर्नली होता है। बट आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि मैं कितना टाइम डिवोट करूँ उसके लिए। ठीक है, PYQ और सिलेबस से हमारा आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है रिसोर्सेज। जब आपने PYQ देख लिया, आपने देख लिया कि मेरे पॉलिटी के अंदर जो है ना इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मेरे पास ऐसी कोई किताब है, अगर मैंने पहले से प्रिपेयर किया है तो क्या मेरे पास कोई किताब है जिससे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, या फिर
जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ऐसे ही आपने जब अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखे तो आपने देखा कि ओके मेरा सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी फॉर एग्जांपल, तो ज़ूलॉजी में जो है क्या मेरे जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, क्या मेरे पास जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं उससे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कौन सी किताब से हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ी होगी ना ज़ूलॉजी तो आपको एक आइडिया तो होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप फिर बैठ के अपने रिसोर्सेज नोट डाउन करोगे, यू हैव टू नोट डाउन, और आपको फिर वो चेंज नहीं करने हैं। दिस इज़ द की कि आपने रिसोर्सेज एक बार डिसाइड कर लिए, उसके बाद आप आगे पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि पॉलिटी के लिए 10 किताबें हैं, हिस्ट्री के लिए 20 किताबें हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। क्वेश्चन भी 3 से 4 आने हैं पॉलिटी के, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने हैं, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हुए। तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, और आप सब कुछ पढ़ भी लोगे तो ज़रूर थोड़ी ना उससे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना है, उनको लिखना है, डिसाइड करना है कि ओके मैं ये वाली बुक पढ़ूंगी तो मैं या पढ़ूंगा तो मैं यहीं से पढ़ूंगा, उसके अलावा आई विल नॉट गो एनीवेयर। अगर मैं ये वाली वीडियो या ये टीचर को फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे तो मैं इसी टीचर पे स्टिक रहूँगी, क्योंकि फिर मैं इधर उधर नहीं भटकूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और हमारे जो सब्जेक्ट है वो आधा अधूरा छूट जाता है। ठीक है, एक ही टीचर पे स्टिक रहना है, एक ही वीडियोस पे। पहले अच्छे से रिसर्च कर लो कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सी वीडियोस अच्छी हैं, कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है, और उसके बाद ही आगे बढ़ो। अदरवाइज़ बीच में भटकते रह जाओगे, बीच में फिर से स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, 1 महीने बाद फिर से याद आएगा कि ये अच्छा नहीं है, वो है, इसके लिए वो पढ़ लेता हूँ। नहीं, अभी डिसाइड करो। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू नोट डाउन योर रिसोर्सेज। ओके, इसमें इतना भी रिजिड नहीं होना है, बीच में अगर आपको लगता है कि कोई बहुत माइनर चेंजेस आप करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ जो आपकी मेन सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते हो, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको चेंज नहीं करनी है। कर तो सकते हो पर आपको चेंज नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप इधर उधर ही करते रह जाओगे। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। अब आपने सिलेबस देख लिया, आपने PYQ भी देख लिया, आपको सिलेबस पता है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। PYQ से आपको पता चल गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने डेप्थ तक क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आपने उसके बेसिस पे अपनी रिसोर्सेज बना ली। अब आपको करनी है प्लानिंग। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग में आपने क्या करना है, आपने रिसोर्सेज भी डिसाइड कर लिया, आपको ये भी पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप टाइम अलॉट करोगे हर सब्जेक्ट के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे। इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जो बोलते हैं हार्ड वर्क, तो आपको पता है आपको हिस्ट्री करनी है, आप पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, 6 to 10th 12th तक की हिस्ट्री। आप एक साइंस स्टूडेंट हो, आप 6 to 12th की हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे। दिस विल बी हार्ड वर्क बट नॉट स्मार्ट वर्क, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो सिर्फ 3 से 4 ही आने हैं हिस्ट्री से, GS में, GS की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सिमिलरली आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप 10 दिन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन उसके ऊपर सिर्फ एक ही आता है, यूजलेस, यू हैव वेस्टेड योर टाइम। एक सब्जेक्ट है जिससे कोई टॉपिक है जिससे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर आप एक ही दिन लगा रहे हो, तो आप देखो यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, आपका आउटपुट रिड्यूस हो रहा है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको PYQ देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट में ज़ूलॉजी में हम देख रहे हैं तो एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैमिलीज़ जो है एनिमल्स की उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम से। तो आप उस अकॉर्डिंग उसको टाइम डिवोट करोगे। ऑल्सो ये जो टाइम आप अलॉट करोगे ये डिपेंड करेगा कि आपके पहले से इस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल आपने अपने सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपको लगता है कि ये मैं जल्दी से पढ़ सकता हूँ, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, तो आप उसमें कम टाइम डिवोट करोगे। कोई एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और वो आपको आता भी नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा समय दोगे। तो इस बेसिस पे आप टाइम अलॉट करोगे कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, उस टॉपिक को आप ज़्यादा समय दोगे, उसको आप पहले समय दोगे। ज़्यादा समय तो दोगे, उसको आप पहले समय दोगे, उन प्रायोरिटी टॉपिक्स को आप पहले पूरा करोगे। उसके बाद यू विल मूव टू द लेस प्रायर क्वेश्चंस और लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप मूव करोगे, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मूव करोगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने देखा, तो क्या होगा, आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहले पढ़ना है, गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है, आपको ये 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। उसके बाद आपके पास CM है, PM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, पार्लियामेंट है, ये सब आपको इनके बाद करना है। ठीक है, करने ये भी हैं, छोड़ने नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ठीक है, आप समझ गए।
ओके, इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास 3 या 4 महीने जितने भी महीने हैं, इसमें मैं इतना टाइम इसको दूँ, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूँ, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूँ, और इस तरीके से मैं प्लानिंग करूँ। ये जो सब्जेक्ट है, क्या मैथ्स जो है वो मेरे को आता है, मैथ्स से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं जीएस में, तो क्या मैं इसको छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे को इतना मैथ्स आता है मुझे कि मैं उन क्वेश्चंस को कर लूँगी? या मेरे को मैथ्स पढ़नी है, मुझे बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे, क्योंकि प्लानिंग जो होती है ना वो बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक होगी, हर किसी के लिए एक सेम प्लानिंग नहीं हो सकती। वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे आपको कहाँ से कितना आता है किस सब्जेक्ट में, और आप कितना टाइम आपको लगता है किसी चीज़ को समझने में। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। आप तभी डिसाइड कर पाओगे ना कि आपको इस रिसोर्स में से मुझे इतना पढ़ना है, तो इसमें मैं कितना समय दूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 5th स्टेप, जो है कि रीड, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। रीड इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम क्या करते हैं, पहले के जो 4 स्टेप थे हम वो सब स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली मूव करते हैं रीडिंग पे, हम इस स्टेप पे आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और ये हम सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 2, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। आपको ये जो है समय आपको अपने सब्जेक्ट पे देना चाहिए था, जिससे कि आपकी कट ऑफ, आपके जो नंबर थे वो बढ़ते। राइट, अपने सब्जेक्ट पे आप वो समय देते तो आपके नंबर बढ़ते। हिस्ट्री का भले ही एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना डिफ़िकल्ट आए कि आपने जितना पढ़ा शायद उससे भी ना हो पाए। राइट, तो यहाँ पे आप गलती करते हो जब आप डायरेक्टली स्टेप पे आते हो, आप बहुत समय वेस्ट कर देते हो उन चीज़ों में जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसलिए पहले के 4 स्टेप्स यूज़ करने हैं, पहले के 4 स्टेप्स को बहुत इफेक्टिवली फॉलो करना है, और उसके बाद ही आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि प्लानिंग जब आप अच्छे से करेंगे तो ये जो होगी ना, ये प्रोसेस रीडिंग वाला, प्रैक्टिस वाला और रिवाइज, ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। आपको बीच बीच में फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हर हफ्ते आपको प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, नया टीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो कोर्स लिया है अगर कहीं ले लिया है गलती से, तो आपको फिर डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका समय भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आपको एक जॉब भी इंश्योर हो पाएगी। आप एक बेटर कंडीशन में अपने आप को देख पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे कि येस आई एम सूटेबल फॉर दिस एग्ज़ाम, और मेरा क्लियर हो रहा है। आप इस कॉन्फिडेंस को भी गेन कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले 4 स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको डायरेक्टली इस पर नहीं जाना है। जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद आप रीड करोगे, और इसी को बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। ठीक है, आपके पास सब कुछ प्लान्ड है, अब आपको पढ़ना है। यू विल रीड, उसके बाद आपको PYQs लगाने हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs के अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं लगा सकते हैं। अभी तो CUET के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो आप लगा सकते हो। नीट के क्वेश्चन आप लगा सकते हो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो, और JEE के लगा सकते हो मैथ्स के हो तो। वैसे वो बहुत टफ हो जाएगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेना। और फाइनल है रिवाइज। रिविजन इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास 120 मिनट्स हैं फॉर 150 क्वेश्चंस। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप जल्दी से 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपका टारगेट है कि आपको पूरा पेपर भी करना है, आपको एक्यूरेसी के साथ करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो पूरा पेपर करने के लिए आपको एटलीस्ट पूरे पेपर पे पहुंचना होगा। 120वें क्वेश्चन पे आपको पूरा पहुंचना है एंड तक, उस 150वें क्वेश्चन पे 120 मिनट में। तो उसके लिए आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, और नंबर लाने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी कब अच्छी होगी, जब आपने किया होगा प्रैक्टिस और रिविजन। सो दिस वाज ऑल। और एंड में जो लोग यहाँ तक आए हैं उनके लिए एक न्यूज़ बोल लो या कुछ सजेशन बोल लो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टॉपिक था प्लानिंग वाला, ये शायद आप लोगों को लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, हम समझ नहीं आ पा रहा है, या रिसोर्सेज वाला टॉपिक है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे। सो दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। आई कैन हेल्प यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम अगर आप चाहें तो, स्पेशली फॉर दी साइंस वाले बच्चों के लिए, या उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकली बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ जिसमें कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट दी होल सिलेबस ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें कि आपको फिर डिसाइड करने की, ये हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना टाइम किस में अलॉट करें किस सब्जेक्ट में। ऑल्दो ये मैं आपको पहले से पूरा टेबल बना के एक्सप्लेन करूँगी कि हम कितना समय जो है वो किस टॉपिक पे देने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको रिसोर्सेज से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड GS में या फिर बायोलॉजी स्पेसिफिक टॉपिक्स में
आपको हेल्प चाहिए, सो आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। थैंक यू। और एंड में किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो हमने ये जो सोचने का समय है ना, इसको बहुत रिड्यूस करना है। और ये हम कब रिड्यूस कर पाएंगे? जब हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। हम स्टार्टिंग में सोच लेंगे, हम स्टार्टिंग में 2 दिन सोच लेंगे, तो बाकी के हमारे जो दिन होंगे वो हम बचा लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर हफ्ते के बाद हम लोग फिर से सोच के हमें अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब समय बर्बाद होगा, हमारे कन्फ्यूजन होगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगी, हमें पहले से पता है हमें क्या करना है, कितने समय में करना है, तो वो एक मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा और कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट करेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।